ओम्स लॉ। ये लॉ हमें किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाले करंट और वायर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बताता है। अक्रॉस का मतलब डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये टू टर्मिनल्स के बिटवीन ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट मीटर। सबसे पहले इसे जॉर्ज साइमन ओम्स ने बताया था, उन्हीं के नाम पर ओम्स लॉ रखा गया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट लीनियरली वेरी करते हैं। इसे हम ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्राफ में जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को शो करता है, जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये ग्राफ हमेशा V और I के बिटवीन प्लॉट किया जाता है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को वेरी करते हैं वैसे वैसे करंट भी वेरी करता है। इस ओम्स लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR, where R is the proportionality constant for the given metal at given temperature and is called resistance. Resistance ये हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। इसे हम R से शो करते हैं और इसकी यूनिट ओम होती है। 1 ओम। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और उसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर हो। इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी बता सकते हैं। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। रिहोस्टेट, एज वी नो दैट V इक्वल्स टू IR, जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले हम साइड में दिए गए रिलेशन को समझते हैं। इस रिलेशन को मैंने I इक्वल्स टू V अपॉन R के फॉर्मूले में शो किया है। इस रिलेशन में I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा और कम होने पर कम होगा। लेकिन इसमें I और R इनवर्स प्रोपोर्शन में है। I और R इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट कम होगा और रेजिस्टेंस कम करने पर करंट बढ़ेगा। इस प्रकार हमें किसी भी सर्किट में करंट को कम या ज़्यादा करना हो तो इसके लिए हम एक स्पेशल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं जिसे रिहोस्टेट कहते हैं। रिहोस्टेट ये पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए बिना करंट को कंट्रोल कर सकता है। इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसे RH से शो करते हैं। इसका सिंबल आपको फिगर में शो किया गया है। ये दो टाइप के सिंबल इसमें यूज होते हैं जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है। प्रैक्टिकल लैब में यूज होने वाले रिहोस्टेट को हमने डायग्राम में शो किया गया है। ये दोनों ही प्रैक्टिकल लैब में वेरिएबल रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज होते हैं। घर में जो फैन में जो रेगुलेटर लगा होता है वो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसके थ्रू भी हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स: फर्स्ट, ऑन इट्स लेंथ; सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया A; थर्ड, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और कम होने पर कम होता है। बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसको हम रो कहते हैं। where rho is a proportionality constant known as resistivity of the material of conductor. resistivity मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। जिस टाइप का मटेरियल होगा उसी टाइप का उसका रेजिस्टिविटी होगा। अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होती है। जैसे आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, क्योंकि तीनों मटेरियल में डिफरेंस है।
रेजिस्टेंस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। आपको मैंने दो कंडक्टिंग वायर शो किए हुए हैं, एक वायर 1 है, एक वायर 2 है, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। अगर हम वायर 1 की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसका एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इसमें करंट कम फ्लो होगा। लेकिन अगर हम वायर 2 की बात करें तो इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। रेजिस्टिविटी, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। अब हम जानते हैं कि R इक्वस टू रो एल अपॉन ए होता है, जो कि ओम्स लॉ से प्रोड्यूस हुआ है। इससे अगर हम रो की वैल्यू बनाएं तो रो इक्वस टू आर ए अपॉन एल होगी। अगर हम इस फॉर्मूले में R की वैल्यू या R की यूनिट ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर पुट कर दें तो हमारा इससे ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आता है। जब मैं इसमें m से इस स्क्वायर को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास ओम मीटर बचेगा, जो कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है जिसे हम ओम मीटर कहते हैं। आपके सामने मैंने एक फिगर शो किया हुआ है, कंडक्टिंग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है 1 है और इसकी लेंथ भी 1 है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कम होने पर रेजिस्टिविटी कम होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टिंग मटेरियल का मेजरमेंट होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल किस लेवल तक करंट के फ्लो को रेजिस्ट या अपोज कर सकता है, जो कि मैंने इस लाइन में बताई हुई है। एलॉय की रेजिस्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिनसे ये एलॉय बना हुआ है, उनसे हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंटन एक एलॉय है जो कि कॉपर और निकल के होमोजीनियस मिक्सचर से बना है। इस तरह कॉन्स्टेंटन की रेजिस्टिविटी हाई होती है कॉपर और निकल से। एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ये हाई टेम्परेचर पर जल्दी से बर्न या ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इस कारण से इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर एट्सेट्रा में किया जाता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का होता है, जो कि एक एलॉय होता है। इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, इसमें हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाने पर और पैरेलल में लगाने पर उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कब बढ़ता है, कब कम होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है। हम डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को सीरीज़ में कनेक्ट किया है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है। इस सर्किट के लिए करंट I इक्वल रहेगी या सेम रहेगी, लेकिन इसका पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा। जैसे रेजिस्टेंस R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 एंड R3 के लिए इसका रेजिस्टेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। इसका पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम है V, लेकिन इन रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वस टू आई आर होता है, तो इससे हम देख सकते हैं द करेंट I फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इन सीरीज विल रिमेन सेम वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। मतलब इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा वो पूरे या सारे कंपोनेंट्स के लिए एक जैसा होगा, लेकिन सभी कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। आपको मैंने ओम्स लॉ से V इक्वस टू आई आर का फॉर्मूला लिया है मैंने इसमें,
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने के कारण V1 इक्वस टू IR1, V2 इक्वस टू IR2 एंड V3 इक्वस टू IR3 मैंने इसमें ओम्स लॉ अप्लाई किया है। तो इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वस टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अगर हम इस फॉर्मूले को इस गिवन वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस IR इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, जिसमें से मैंने I को कॉमन ले लिया है। अगर मैं यहाँ से I को कैंसिल कर दूँ तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो मिलेगा R इफेक्टिव इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Thus we conclude that effective resistance of the several resistor joined in series is equal to the algebraic sum of their individual resistance. Also the net resistance increases when resistors are connected in series. जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए हम सर्किट में जब भी हमें हायर वैल्यू के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम छोटे छोटे रेजिस्टेंस को जिनकी वैल्यू कम होती है उनको सीरीज में कनेक्ट करके एक टोटल रेजिस्टेंस या ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस के इस कॉम्बिनेशन में हमको मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। इसको भी हम प्रूफ करके देख सकते हैं। इसको भी हम प्रूफ करने के लिए ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे जो कि V इक्वस टू IR होता है। सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर में हमने 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है जो कि R1, R2, R3 हैं, जिसको एक बैटरी के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसमें तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट डिफरेंट है, I1, I2, I3, जबकि हमने सीरीज में देखा था कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस का अलग अलग था लेकिन करंट सेम थी। यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस का करंट डिफरेंट होगा लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तीनों रेजिस्टेंस में करंट I1, I2, I3 जा रही है, तो इसके लिए हम इसमें I1 इक्वस टू V1 अपॉन R1, I2 इक्वस टू V अपॉन R2, I3 इक्वस टू V अपॉन R3 जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अगर हम टोटल करंट फाइंड करें इस सर्किट का तो हम I इक्वस टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लेंगे। इन वैल्यूज़ को अगर हम ओम्स लॉ के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा टोटल कैलकुलेशन जो आता है वो है V अपॉन R इक्वस टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर मैं इसमें से V कॉमन ले लेता हूँ तो मेरी वैल्यू V अपॉन R इक्वस टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होती है। Thus, we conclude that the reciprocal of total effective resistance of these several resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance. Also, the net resistance reduces when resistors are connected in parallel. तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखना होगा कि जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो सर्किट में जब भी हमको लो रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट, in series connection if any of the component fail to work the circuit will break and then none of the component will work. सीरीज में लगे होने के कारण अगर कोई एक भी कंपोनेंट उसका खराब होता है तो बाकी आगे वाले कंपोनेंट भी वर्क नहीं करेंगे। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। सेकेंड पॉइंट, it is not possible to connect a bulb and heater in series because they need different value of current to operate properly. हम बल्ब और करंट को सीरीज में कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। बल्ब को कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है और हीटर को ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों में एक जैसा करंट जाएगा, इससे बल्ब डैमेज हो सकता है और वो प्रॉपरली वर्क भी नहीं कर। हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज द पैरेलल सर्किट। इसलिए जो हम घर में सर्किट यूज करते हैं
या जो हमारा घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना होता है। हर एक रूम में अलग अलग टाइप की सप्लाई दी जाती है जिसमें अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम अपने होम सप्लाई में अगर सीरीज कनेक्शन बनाएंगे तो एक कनेक्शन खराब होने पर या एक पॉइंट पर फॉल्ट आने पर पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी। इसलिए हम हाउस में जो कनेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई की वो पैरेलल होती है। पावर